नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो चैनल है आपकी यूपीएससी जर्नी में आपका मदद करेगा। ये उन लोगों के लिए है जो किताब से पढ़ने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है वीडियो जो किताब को कई बार पढ़ चुके हैं, अब उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो कॉन्फिडेंस के लिए भैया आप किताब मत पढ़िए, आप क्वेश्चन लगाइए और ये वीडियो को छोड़ के जाइए। ये उन बच्चों के लिए है जो तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, भटकना नहीं चाहते हैं, पैसे की कमी है। हाँ, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, पैसे की कमी है, क्योंकि आपको कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आप, तब आप ढूंढ रहे हैं कुछ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ अच्छा और बेहतर मिल जाए, तो क्या दिक्कत है। तो ये चैनल का बस मेरा यही उद्देश्य है, मैं बस अपने अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हाँ, हालांकि मैंने भी 5 साल दिया है यूपीएससी को और मैं सफल नहीं हुआ। एक सफल व्यक्ति आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन असफल व्यक्ति आपको वो चीज़ होने से रोक सकता है जो आप गलती शायद करते और मेरी स्थिति में पहुंचते। वो मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दूँगा आज। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे पढ़ने को बहुत कुछ है, बट एकदम मैं बताऊं आपको क्लियर कट कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए। इसके पीछे आगे क्या आने वाला है बाद में देखेंगे, पहले सिंधु घाटी सभ्यता पे हम फोकस करते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब भी आईवीसी की बात आए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत के इतिहास का पहला स्तंभ है। यह दुनिया की 4 सबसे बड़ी शुरुआती नदी घाटी सभ्यताओं, 4 सबसे बड़ी शुरुआती नदी घाटी सभ्यता 4 में से एक है। कौन कौन से 4 थे? तो पहला तो सिंधु घाटी आपने पढ़ ही लिया, दूसरा मिस्र, तीसरा मेसोपोटामिया और चीन। मिस्र और मेसोपोटामिया का जिक्र हम इन सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ते हैं। बात करें नगर नियोजन की, अच्छा सॉरी, एक लाइन छूट गया। यहाँ एक काशी युगीन सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। तो जो याद करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको स्टार मार्क कर दूंगा, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। अगर आप वीडियो को सिर्फ देखकर सुनना चाहते हैं तो भी सुन भी सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं तो कहूँगा कि आप इसे हाईलाइट कर लें या लिख लें। नगरीय नियोजन यूपीएससी का पसंदीदा क्षेत्र है भैया, नगरीय नियोजन, है ना। हर बार क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ कोशिश करता है बनाने का। तो ग्रिड पद्धति की बात करें तो यहाँ सड़कें जो थी वो समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी। ये जो था आधुनिक शहर को भी टक्कर दे देता। तो इनका जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाकायदा काटती थी, और शहर जो था आयताकार ब्लॉक में विभाजित था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 90 डिग्री पे काटता था सड़कें, और जो शहर था वो आयताकार ब्लॉक में विभाजित था। बात करें जल निकासी प्रणाली की तो यह अत्यंत उन्नत थी। घर के, है ना, या घर से निकलने वाली जो छोटी नलियां थी वो सड़क की मुख्य और बड़ी नलियों से जुड़ती थी। नलियों को ढकने के लिए पत्थर और ईंटों का उपयोग किया जाता था। याद रखने वाली बात है कि यहाँ की नलियां ढकी हुई थी, खुली नहीं थी। और सफाई के लिए मैनहोल भी बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैनहोल्स, सफाई के लिए मैनहोल, बहुत अच्छी बात है, आधुनिक था। बात करें यहाँ के शहरों का तो शहर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे, पहला पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था, दुर्ग वाला इलाका था, यह ऊंचे चबूतरे पे बना था, बहुत इंपॉर्टेंट, ऊंचा चबूतरा पे बना था। कौन सा? पश्चिमी भाग। संभवतः यह प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थी। यह माना जाता है कि यहाँ प्रशासन और धार्मिक इमारतें हो सकती थी या होंगी। पूर्वी भाग जो कि निचला नगर था, यह बहुत बड़ा था, या बड़ा था बोल सकते हैं। यहाँ आम जनता जैसे व्यापारी, कारीगर और मजदूर निवास करते थे। यहाँ पक्की हुई ईंटों का भी प्रयोग है।
इमारतों के निर्माण में मानक आकार की पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। तो ये मानक आकार क्या था, तो 4:2:1 इस तरीके से, है ना, कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। पकी हुई ईंटें, ये इंपॉर्टेंट है, पकी हुई ईंटें जो समकालीन मिस्र की सभ्यता, उस समय की जो समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग किया जाता था, से बेहतर था। सही बात। अभी बात करें कि प्रमुख स्थल और उनकी विशेषता की, तो हड़प्पा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और मोहनजोदड़ो भी। तो पहले सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। तो स्थल जो था ये पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है आज, रावी नदी के तट पर या किनारे बोल सकते हैं। यहाँ जो साक्ष्य मिले या मुख्य खोजें क्या हुई, तो यहाँ आपको 6 अन्न भंडार मिले, बैलगाड़ी का खिलौना मिला और शमशान R37, इंपॉर्टेंट है, शमशान का नाम इन्होंने R37 रखा है। दूसरा, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंध, पाकिस्तान, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति महादेव की मुहर भी यहाँ मिले। अच्छा, ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है, जिसे डांसिंग गर्ल कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था, है ना। लोथल की बात करें तो ये गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। कृत्रिम गोदीबाड़ा, यहाँ जो है डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, कृत्रिम गोदीबाड़ा है। चावल के दाने लोथल में मिले हैं, साक्ष्य। शतरंज का खेल, दोहरे दफन। और कालीबंगन की बात करें तो राजस्थान, घग्गर नदी, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। अग्नि की वेदियाँ मिली है। ऊँट की हड्डियाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात, कच्छ का रन। उन्नत जल संचय प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धौलावीरा में गुजरात के कच्छ, है ना, गुजरात के कच्छ का जो रण है, वहाँ उन्नत जल संचय प्रणाली, वाटर रिजर्वर। शहर वहाँ 3 भागों में विभाजित थे। विशाल विज्ञापन पट भी, जिसे साइन बोर्ड भी कहा जाता है। बात करें चनहुदड़ों की तो सिंधु नदी पे था और सिंध, पाकिस्तान में। एकमात्र शहर जहाँ दुर्ग नहीं था, चनहुदड़ों में। मनके बनाने का कारखाना मिला है और लिपस्टिक की भी साक्ष्य मिले भैया। उस समय लिपस्टिक भी लगा रहे थे लोग, अच्छी बात है। तीसरा, अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो आइए देखते हैं आर्थिक जीवन कैसा था। तो कृषि पे आधारित था ये जीवन। मुख्य फसलें क्या थी, तो गेहूं, जौ थी। सिंधु के लोग, अच्छा यहाँ पास गेहूं और जौ, ठीक है। और सिंधु के लोग कपास के उत्पादन करने वाले दुनिया के पहले लोग थे, इंपॉर्टेंट, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा था, ईरानियों ने नहीं। व्यापार के बारे में बात करें तो आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों उन्नत थे, मतलब देश के भीतर और देश के बाहर। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे वाटर सिस्टम भी कहा जाता है, मतलब आप चावल ले लो और बदले में हमें कुछ और दे दो। मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे, जहां के अभिलेख में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें धातु ज्ञान का तो ये तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, याद रखें। और याद रखने वाली बात यह है कि लोहे की जो ये वस्तुएं थी या लोहे से ये पूरी तरह से अपरिचित थे। लोहा, इन्हें ज्ञान ही नहीं था लोहे का। कई बार इससे प्रश्न बने हैं लोहे से। सामाजिक और धार्मिक जीवन की बात करें तो समाज जो था संभवतः मातृसत्तात्मक था, और क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। धार्मिक प्रथाएं की बात करें तो वे प्रकृति पूजक थे,
नाथ जिसे शिव का प्रारंभिक रूप कहा जाता है, मातृ देवी, पीपल के वृक्ष, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीपल का वृक्ष क्या कर रहा है यहाँ पास, यहाँ पर बरगद भी तो हो सकता था लेकिन पीपल का वृक्ष, और एक सींग वाले गैंडे की पूजा की जाती थी। मंदिरों के कोई अवशेष नहीं मिलते। बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं कि वहाँ पूजा पद्धति तो थी लेकिन मंदिरों के कोई अवशेष नहीं है। तो कल्कों का आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पूजा करते थे और मंदिरों के अच्छे खासे अवशेष मिले हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सच में वहाँ मंदिर के अवशेष नहीं थे। सभ्यता की बात करें तो पतन का तो लगभग 1900 ईसा पूर्व से आसपास से 1300 ईसा पूर्व तक ये चला, और इसके मुख्य वजह थे पतन के। तो कुछ इतिहासकारों का मतभेद है ना। इसमें कहा गया कि बाढ़, जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना हो सकता है, आर्यों का आक्रमण हो सकता है। हालांकि आधुनिक शोध से इसे खारिज कर दिया गया कि आर्यों का आक्रमण इसका सही वजह नहीं हो सकता। सबसे ठोस जो वजह है वो जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना हो सकता है। अमलनंद, घोष और स्टाइन के अनुसार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे वैदिक काल की शुरुआत करेंगे, है ना। वैदिक काल पे हम लोग प्रश्न करने वाले हैं या जो भी है टॉपिक देखने वाले हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोथल एक प्रमुख गोदीवाड़ी शहर था जहां से विदेशी व्यापार होता था। दूसरा, सिंधु घाटी के लोग लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने की कला में अत्यधिक निपुण थे। तो आप मेरे को बताइए कि इन दोनों का आंसर, मतलब इन दोनों में से कौन सा कथन सही है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करिए, आप अपनी बातों को कमेंट में ज़रूर बताएं। ये तैयारी और ये जो कार्य है, आप अगर यहाँ तक वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतना पेशेंस है आप में सुनने का और समझने का तो आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम लोग करेंगे।